नमस्कार। शुरुआत उस खबर से जिसका असर समाज की सोच पर पड़ता है। टीवी के दर्शक अमूमन इस जानकारी से प्रभावित होते हैं कि किस चैनल की टीवी रेटिंग कितनी है। दर्शक उन दावों के बीच फंस से जाते हैं कि ये चैनल सबसे ज्यादा देखा जा रहा है या कोई दूसरा। जहन में कहीं ना कहीं असर होता है कि उस चैनल को देखें जिसकी रेटिंग ज्यादा बताई जा रही है। लेकिन आज मुंबई पुलिस कमिश्नर ने टीवी रेटिंग के एक बड़े घपले का पर्दाफाश किया है। उन्होंने बताया कि 3 टीवी चैनल्स ने टीआरपी सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है। चैनल देखने के लिए पैसे दिए जाते थे। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जिम्मेदार चैनल्स के डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स से भी पूछताछ होगी। यहां तक कि विज्ञापन दाताओं से भी पूछताछ होगी। जरूरत पड़ने पर चैनल्स का अकाउंट भी फ्रीज किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि कोई शख्स चाहे जितनी भी ताकतवर हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। रिपब्लिक टीवी ने नाम इनका लिया गया है ने इस प्रतिक्रिया जताते हुए पुलिस के तमाम आरोपों का खंडन किया है। लिखा है कि पुलिस कमिश्नर ने चैनल के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं और ये राजनीति से प्रेरित है। आइए लेकिन पहले सुनते हैं कि मुंबई पुलिस ने क्या क्या कहा है। एक नया रैकेट जो कि मुंबई पुलिस के हमारी क्राइम ब्रांच के हाथ लगा है, अनर्थ किया गया है। ये रैकेट है फॉल्स टीआरपी का। जो मैनिपुलेटेड हाउस होल्ड्स थे, जो डेटा मैनिपुलेट किया जा रहा था, उन हाउस होल्ड्स को बोला जाता था कि आप किसी विशेष चैनल को ऑन रखिएगा, आप देखें या ना देखें, लेकिन ये चैनल ऑन रहना चाहिए। आप घर में हैं या नहीं हैं, ये चैनल ऑन रखिए। और ऐसा भी देखने को आया कि कुछ व्यक्ति तो जो अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड हैं, उनके घर में इंग्लिश के चैनल्स को ऑन करके रखने की डील की गई थी। जो हमारे आरोपी 3 चैनल हैं, उन चैनल्स का कोई भी व्यक्ति जो इन्वॉल्व होगा, कितना ही ऊंचा हो, चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चैनल में ऊंची पद पर हो, नीचे पद पर हो, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अवश्य पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और अगर इन्वॉल्व है तो उससे आगे की कार्रवाई भी इसमें की जा सकती है। 2 चैनल के लोगों को आपने पूछताछ के लिए बुलाया, उन्हें अरेस्ट कर लिया है। 2 छोटे चैनल्स के ओनर्स को। तीसरी चैनल है रिपब्लिक, उसके जो प्रमोटर है या जो भी ऑफिशियल उसके इन्वॉल्व है, उन्हें समन किया गया है या कोई कांटेक्ट? समन किया जा रहा है। आज कुछ लोगों को समन किया जाएगा, या तो आज या कल देखिए उनको बुलाया जाएगा एंड आगे की कार्रवाई पूछताछ के बाद की जाएगी। 2 तो छोटे चैनल थे, एक तो फख्त मराठी और दूसरा बॉक्स सिनेमा। बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का, जिसमें के सस्पिशन ट्रेंड्स टीआरपी के देखे गए। हमने ऐसे कस्टमर्स जिनको अप्रोच किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था, जब उनको बुला के उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने एडमिट किया कि उनको पैसा दिया गया था ये विशेष चैनल को ऑपरेट करने के लिए। ऐसे कुछ व्यक्तियों को लाके उनके बयान नोट किए गए हैं, उन्होंने कंफर्म किया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। और कल ही केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पत्रकारिता के स्तर पर टिप्पणी भी की थी। पहले पीत पत्रकारिता ऐसा एक शब्द होता था, फिर पेड न्यूज होता था, फिर फेक न्यूज होता था, अब टीआरपी पत्रकारिता हो गई है। और टीआरपी के हमले से ऐसी स्थिति हो गई कि पिछले 2 सप्ताह का या 2 महीने का भी आप जरा याद करो कैसे रिपोर्टिंग आया है, तो भी हमें समझेगा कि कहां तक पहुंच गई है ये टीआरपी का अनावश्यक बोझ। मीडिया को कभी न कभी बंद करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा या कुछ अच्छा उसका रूप देना पड़ेगा। और हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं इस समय। ओम थानवी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप पत्रकारिता विश्वविद्यालय के वीसी हैं इस समय। साथ ही अनिंद्य चक्रवर्ती वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक पूरे चैनल की, हमारे चैनल की कमान संभाली थी उन्होंने। सबसे पहले आनंद मैं आपके पास आऊंगी और आपसे समझना चाहूंगी जो ये खुलासा, जो ये पुलिस कमिश्नर ने जो ये बात कही, क्या आप इससे हैरान थे या इस तरह की जानकारियां पहले भी हम लोगों को थी?
देखिए, आपको याद होगा कि एनडीटीवी ने एक न्यूयॉर्क में केस फाइल किया था नीलसन के अगेंस्ट, लेकिन उसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, इसलिए फाइल नहीं कर पाया। और उसके बाद नीलसन, जो उस टाइम पे टैम होता था, टैम बंद होके नया ये बार्क सिस्टम आया है। उस वक्त भी एक प्रॉब्लम जो आता था निधि, वही यही है कि कुछ जो मीटर है उनको मैनिपुलेट किया जाता था, और वो पूरे मतलब इस तरीके के एजेंट आपको मिलेंगे, जो हमारे जो इन्वेस्टिगेटर्स थे एनडीटीवी के, उन्होंने ऐसे पता किया था कि वो आपको कहेंगे कि मैं बेंगलोर में इतनी टीआरपी आपको लाके दूंगा, और वो उसके लिए वो पैसे लेते थे। अब आप देखिए कि एक चीज मैं आपको समझाता हूं कि बार्क के टोटल मीटर है लगभग 40,000, 44,000 है, लेकिन एक्टिव वही 40-42 के आसपास हजार मीटर बार्क के होते हैं। अगर मैं देखूं कि कितने लोगों को ये कवर कर रहा है, ये कर रहा है लगभग 83 से 84 करोड़ लोगों को, देश के 83 से 84 करोड़ लोग। सो हर मीटर पर 21,000 व्यूअर की असेसमेंट की जा रही। आप कहेंगे इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि ऐसा तो उसमें भी होता है। जैसे अगर आप देखें, हम तो कोई एग्जिट पोल करते हैं, उसमें भी वैसा होता है। हाँ, लेकिन एग्जिट पोल में भी आप जानते हैं कुछ एग्जिट पोल सही निकलते हैं, कुछ बिल्कुल गलत निकलते हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन जितना ज्यादा एक चीज देखा जाएगा, जैसे कि अगर हम कोई एंटरटेनमेंट चैनल देख लेने दी, तो हर रोज लगभग 48% घरों में कभी ना कभी वो एंटरटेनमेंट चैनल देखा जाता है, लोग देखते हैं, और वो टीआरपी मीटर ऑन होता है उस वक्त। इंग्लिश न्यूज को अगर हम देखें तो मतलब 48 से 50% लोग हिंदी एंटरटेनमेंट, जीईसी जिसको कहते हैं, जनरल एंटरटेनमेंट चैनल, उसको देखते हैं। लेकिन सिर्फ 1% लोग ऑन करते इंग्लिश न्यूज के लिए। अब आप एक और चीज देखिए, आप जानते हैं रेटिंग क्या होता है, टीआरपी क्या होता है, कितने लोग देख रहे हैं और कितनी देर के लिए तक देख रहे हैं। हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल को, मनोरंजन चैनल को लगभग 4 घंटे औसतन एक व्यूअर देखता है हर रोज। औसतन कोई 6-7 घंटे देख रहा हो, कोई 2 घंटे देख रहा हो, एवरेज 4 घंटे टीवी चलता है जिसके सामने कोई बैठा रहता है। उसी तरीके से हम डेली बेसिस पे उसका अगर हम हिंदी इंग्लिश न्यूज देखें तो वो 7.5-8 मिनट है। तो आप देखिए कि मैनिपुलेशन कितना आसान हो जाता है। क्योंकि ये इसी में जो आपने आंकड़े दिए बहुत दिलचस्प है। ओम थानवी जी, मैं आपसे, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी और आप भी हमेशा लगातार डिबेट्स में आते रहे हैं, कितना असर है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? हम जानते हैं, अभी हमने केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी सुनी जो पत्रकारिता का स्तर है उस पर। आपको क्या आभास हुआ जब आपने पुलिस कमिश्नर को सुना आज? मैं आपको सुनने की कोशिश, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं थानवी जी, फिर कनेक्ट आपसे करते हैं। ऑन एन आपसे ये सवाल अब आता है, जो आपने हमें स्टैटिस्टिक्स दिए, आंकड़े दिए कि किस तरह से प्रभावित हो सकता है, तो अपने आप में मुझे कहा जा रहा है कि ओम थानवी जी मिल गए। तो ओम थानवी जी, असर क्या, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका असर क्या? नहीं, मैं ये कह रहा था कि चूंकि एक बहुत बड़े टीवी चैनल का नाम भी मुंबई पुलिस ने लिया है, इसलिए हम सब लोगों के लिए हैरान होने की बात है। अगर छोटे चैनल की बात होती तो शायद लोग मान के चलते कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी कहीं ना कहीं तो होती ही है। लेकिन अगर इतने बड़े चैनल का नाम, जिसमें मेरा ख्याल है कि बहुत बड़े पत्रकार भी, अनेक पत्रकार उस चैनल से जुड़े होंगे, तो अगर ये झूठी बात है तब तो पूरे पत्रकारिता जगत के ऊपर एक लांछन आता है। और अगर ये सच है, जो खोज के बाद ही पता चलेगा, तो निश्चय बहुत बड़ा खुलासा, बहुत चीजें बेनकाब होंगी। क्योंकि संदेह तो किया जाता है कि ये टीआरपी का खेल जो है, ये एक ऐसा गोरख धंधा है जो चैनल चलाने के लिए चैनल करते हैं। क्योंकि टीआरपी का, देखिए, टीआरपी से ये कोई साबित नहीं होता कि कौन सा चैनल अच्छा है या बुरा है। मैं ये नहीं मानता हूं। ज्यादातर बल्कि ये देखा जाएगा जिनकी टीआरपी ज्यादा आती है वो खराब चैनल होते हैं, वो बहुत देखे जाते हैं। उनमें अपराध, मारदार, ग्लैमर चीजें, और लोग उनको देखते हैं। ज्यादा लोग देखते हैं तो ज्यादा विज्ञापन मिलता है। ये जो कुचक्र विज्ञापन का है, इसकी वजह से ये टीआरपी का खेल होता है। लेकिन वो बिल्कुल आपने जो ये कहा, बिल्कुल अहम बात आपने, अगर एक्सपोज हो जाती है तो मेरा मानना है कि बहुत कुछ चीजें सामने आएंगी। और दूसरा, जो मंत्री जी का आपने बयान सुनाया, मेरा कहना यह कि सरकार क्या कर रही है। अगर सरकार जानती है कि टीआरपी का खेल है, तो आप उसको काबू करने के लिए क्या कर रहे हैं? तो कोई एजेंसी ऐसी नहीं है जो टेलीविजन
का नियमन कर सके, उसे रेगुलेट कर सके। अब ऑनिन, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अभी रिपब्लिक इन तमाम आरोपों को गलत बता रहा है क्योंकि रिपब्लिक का नाम लिया गया है और ये देखना पड़ेगा कि कानून कैसे आगे बढ़ता है, लेकिन जो समाज में एक सोच को प्रभावित करने का असर काम है वो तो हो रहा था। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, असर जो एक दर्शक है उसकी सोच पर तो पड़ता ही होगा। मुझे लगता है कि एक चीज होता है कि जब कोई दर्शक सुनता है कि इसका टीआरपी ज्यादा है, हो सकता है वो देखे, ये पॉसिबल है, लेकिन टीआरपी अल्टीमेटली दर्शक के लिए नहीं होता है। टीआरपी अल्टीमेटली, जैसे ओमथानवी जी कह रहे थे, एडवर्टाइजर के लिए होता है, क्योंकि एडवर्टाइजर देखते हैं कि कितने लोग कितने देर के लिए एक चैनल देख रहे हैं। अगर जैसे मैं एक ऐड एक ब्रेक में दे रहा हूं, अगले ब्रेक तक अगर मेरा व्यूअर रुक जाए तो मेरे 2 बार ऐड देख लेगा, तो इस चैनल पे वो एडवर्टाइजिंग देना चाहेंगे। तो टीआरपी इसलिए अहमियत रखता है जरूर किसी भी चैनल के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज कहूंगा कि हमें रुकना चाहिए इस इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि अगर हम देखें हिंदी न्यूज में भी, जैसे रिपब्लिक टीवी है उसने काफी लीड लिया है और इंग्लिश न्यूज में भी बहुत आगे है। हिंदी न्यूज में मैनिपुलेशन बहुत मुश्किल है मेरा मानना है, क्योंकि आपको लगभग 8,000 पीपल मीटर जो बार के हैं हर रोज ऑन होते हैं हिंदी न्यूज देखने के लिए, और उसमें 8,000 में आपको मैनिपुलेट करना, और कंपटीशन इतना आसपास होता है निधि कि कोई चैनल और दूसरे चैनल में 1-2% का फर्क होता है। मैनिपुलेट करना 8,000 में से आपको अगर 10% भी मैनिपुलेट करना है तो 800 बॉक्सेस में जाकर उसको मैनिपुलेट करना उतना आसान नहीं है। लेकिन अंग्रेजी में सिर्फ 400-450 हैं, आप पूरे देश में 4 को भी कर लेंगे तो भी बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है उसमें। तो अगर हम हिंदी में भी देखें तो रिपब्लिक टीवी आगे है, बहुत आगे है। तो इसमें मैं सिर्फ टीआरपी को चैनल की तरफ से नहीं देखूंगा, मैं व्यूअर की तरफ से भी जरूर देखूंगा। थानवी जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही थी, क्या जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे कुछ मंथन होगा हमारे मीडिया में, क्योंकि चिंताएं पत्रकारिता समाज में बहुत है, टीवी चैनल्स के जो एक समाज में बहुत हैं, क्या अब ये मंथन होगा और क्या कुछ लगाम लग सकेगी, लोग सतर्क हो जाएंगे, या कैसे देख रहे हैं आप इसे? मुझे तो लगता है कि निश्चय ही मंथन होगा, और आप देखिएगा कि इस दफा मीडिया आमतौर पे, वरना कोई पुलिस की कार्रवाई होती है तो लोग एकजुट हो जाते हैं और ऐसा अक्सर कहा जाता है कि इसमें कोई राजनीतिक कोई मंतव्य होगा। मुझे लगता है इस बार मीडिया भी चाहता है कि इस बात का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर कोई बड़े चैनल का नाम सामने आया है और अगर ये चीज इस ढंग से घटित हो रही थी, जो कि पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा, तो मीडिया मेरे ख्याल में खुद इसमें इंटरेस्टेड होगा कि ये चीज जो है बिल्कुल सामने आनी चाहिए। एक चैनल का नाम सामने आया है, आप अंदाजा लगाइए कि और ऐसे कितने ही चैनल होंगे तो इस ढंग से अपना कारोबार कर रहे होंगे, यानी ये जाहिर करके कि हमें सबसे ज्यादा लोग देखते हैं। ये ठीक है, वो एक हथकंडा ये है, इसके अलावा बाकी हथकंडे तो पहले से ही एक्सपोज हो चुके हैं। जिस किस्म की चीजें चिल्ला के जिस ढंग के कार्यक्रम किए जाते हैं, जिस ढंग से अब रिया का मामला वो भी अदालत ने उजागर किया है, तो क्या पत्रकार शर्मसार नहीं हुए हैं? क्या चैनल शर्मसार नहीं हुए हैं? तो ये अदालत के फैसले के बाद इस पुलिस का ये खुलासा, ये निरंतर तो मेरे ख्याल में शर्मिंदगी पत्रकारों को भी हो रही है, और मुझे नहीं लगता कि पत्रकार इसका कोई विरोध करेंगे, बल्कि वो चाहेंगे कि ये चीजें जो हैं वो साफ सामने आनी चाहिए कि कौन इनमें अपराधी हैं, कौन गुनहगार हैं और कौन गुमराह करने का काम करते हैं टीआरपी के नाम पे। ऑनिन, आपका क्या आकलन है? जो विज्ञापन को लेकर एक अहम बात है और इस वजह से एक आपराधिक एंगल भी इससे आकर जुड़ गया है, क्या ये पूरा खेल सिर्फ विज्ञापनों के लिए होता है या सोच प्रभावित करने के लिए होता है? देखिए, सोच प्रभावित करने के लिए तो आपको सच में टीआरपी लाना पड़ेगा, सच में पहुंचना पड़ेगा, है ना, लोगों तक। अगर आप पहुंच नहीं पा रहे और आप झूठ मूठ का रेटिंग ला रहे हैं, जिसका एलिगेशन है, जो बताया जा रहा है, मुंबई पुलिस कह रही है कि ऐसा हुआ है, तो वो अलग चीज है। मेरा कहना है कि दर्शक देखते हैं ये चीजें, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जानते हैं कि दर्शक ये चीजें देखते हैं। अगर आप दर्शकों को एंटरटेनमेंट दिखाएंगे, जैसे मैंने कहा आपको कि एंटरटेनमेंट 4 घंटा, अंग्रेजी न्यूज 8 मिनट, आप अगर हिंदी न्यूज भी देख लेंगे वो 12-15 मिनट होता है, एंटरटेनमेंट 4 घंटा। आप एंटरटेन लोगों को करेंगे तो वो ज्यादा देर तक देखेंगे। सवाल यह है कि सरकार क्या रेगुलेशन ला रही है, एडवर्टाइजर्स किस तरीके से इसको देख रहे हैं, क्योंकि बाकी सभी
व्यूअर इसी को देखते हैं। आप अगर यूट्यूब पे भी लाइव रिपब्लिक टीवी ऑन करके देखेंगे तो बहुत ज्यादा व्यूअरशिप है। लाइव पे भी रिपब्लिक टीवी को बहुत लोग देखते हैं। इसलिए मेरा मानना कि रिपब्लिक टीवी ने सिर्फ मैनिपुलेट करके आगे आ गई है, ये मैं नहीं मान सकता। मैं ये कह रहा हूं, हो सकता है कि निकल के आएगा कि ये हुआ है जरूर, लेकिन उसका इंपैक्ट एडवर्टाइजर का कितना है, क्या केस मुंबई पुलिस खड़ा कर पाएगी, मेरे लिए मैं इसको थोड़ा सा इसे लूंगा। ओमथाम जी ने एक चीज कहा था, मैं इस पे 30 सेकंड लूंगा कि पूरे एक टाइम होता था जब ऐसी बातें आती थी तो पूरी मीडिया एकजुट हो जाती थी। लेकिन इसका कारण जब एनडीटीवी ने ये सवाल उठाए थे तो पूरी मीडिया दूसरे तरफ थी। जब एनडीटीवी ने कहा था कि देखिए इस तरीके से मीडिया का टीआरपी का मैनिपुलेशन हो रहा है, अंग्रेजी न्यूज में हो रहा है, बिजनेस न्यूज में हो रहा है, इसका सबको मिलके करना चाहिए, तो पूरी मीडिया दूसरे साइड थी। तो जब फायदा किसी और को, जो आगे जो फायदा ले रहे थे पहले इसी टीआरपी सिस्टम का, जब वो पिट गए अब वो रोना रो रहे हैं। मुंबई पुलिस का केस अलग है, वो किस तरीके से केस लड़ाएगी, इसलिए वो चीटिंग एंगल वो लाए हैं। बिल्कुल, समय इतना ही है। थानवी जी, आप दोनों आए और बहरहाल इस मामले में जांच चल रही है, अभी आरोप लगे ही हैं और देखना होगा किस तरह से जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन वाकई में हैरान खबर जानकारी ये सामने आई, किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा था रेटिंग्स को लेकर। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। तो जो अब दृश्य आपको दिखाने जा रहे हैं महापंचायत के हैं, जो राष्ट्रीय लोकदल आयोजित लोकतंत्र बचाओ रैली का नाम इसको दिया गया, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आयोजित की गई थी। हाथरस में कुछ दिन पहले राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी पर जो लाठियां बरसी थी, उसी के विरोध में ये भारी भीड़ जुटी है। इसको समर्थन देने के लिए कई और राजनीतिक दलों के नेता भी यहां पहुंचे। खाप चौधरियों के साथ साथ कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, पूर्व मंत्री जयप्रकाश, अभय चौटाला, जेडीएस के पी रेवन्ना मौजूद रहे। प्रशासन की भी कड़ी नजर थी, ड्रोन से निगरानी की जा रही थी और पीएसी की 10 कंपनियां यहां पर तैनात थी। और हाथरस से भी लगातार जानकारियां मिल रही है। यहां इस केस में अब आरोपी खुद को निर्दोष भी बता रहे हैं। जेल में बंद मुख्य आरोपी संदीप ने हाथरस के एसपी को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी के मुताबिक पीड़ित के पिता और उसके भाई ने ही लड़की को मारा है। ये चिट्ठी जेलर को दी गई थी, जिसे उन्होंने एसपी को भेज दिया है। उस नए आरोप पर पीड़िता के परिवार काफी आहत दिखाई दे रहा है। एनडीटीवी से बातचीत में पीड़ित के पिता ने कहा है कि उन पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद है। कोई पिता कैसे अपनी बेटी को मार सकता है। पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को मारने वाले ही अब झूठी कहानी बना रहे हैं। पैसे लेने के आरोप भी। तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, बस उनकी बेटी को इंसाफ मिल जाए। ऐसा इन्होंने एक प्रार्थना पत्र कल दिया था शाम को, वो पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए, और नियमानुसार हमने उसको पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए अग्रसारित कर दिया। सर, आरोपी लंबे समय से कुछ आपकी वार्तालाप हुई, कुछ उन्होंने बोला आपसे अभी तक? ये जांच का विषय है, इसमें मेरे टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। पत्र क्या कहते हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, अभी जांच एजेंसियां देखेंगी उसको कि कोई बात तो रखी होगी कि हम निर्दोष हैं या कसूरवार हैं। कुछ हमारा देखिए, हमारा दायित्व ये है कि कोई बंदी हमको कोई प्रार्थना पत्र या कोई एप्लीकेशन देता है किसी संस्था के लिए, तो हम उसको अग्रसारित कर देते हैं। और अब छत्तीसगढ़ से दिल दहला देने वाली खबर आई है। कोंडा गांव में, यहाँ पे एक जिले में एक बच्ची के साथ गैंगरेप होता है। नाबालिग का शव घटना के 2 महीने बाद जांच के लिए अब कब्र से निकाला जा रहा है। जुलाई में नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ था, जिसका आरोप 7 लोगों पर लगा था। वारदात के बाद पीड़िता ने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन पुलिस ने मामला तक दर्ज नहीं किया। अब 4 अक्टूबर को पीड़िता के पिता ने जब आत्महत्या करने की कोशिश की, तब जाकर मामला दर्ज हुआ। अब कल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए कब्र से शव को निकाला है और इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन 3 आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर हैं। बस्तर के आईजी के मुताबिक घटना की जांच के लिए कोंडा गांव के एएसपी आनंद साहू के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। 5-6 जन मन मोर बत्ती जिन संग गलत काम करे रहे, हमला पता चली। ओकर बाद हमला बुलाइन थाना में। 2 दिन के बाद थानेदार साहब टीआई रमेश, सॉरी तुम कैसे तुम मन रिपोर्ट नहीं करावे, ऐसे हो गई से। तो बाद में
मोर हिसाब से FIR करत हम बोलिस। अगर फिर लड़की ला बोलाई तो कर साथ सही लीला कि साथ बयान दे हो कोर्ट में बोलिस तो हाँ बोलिस तक कोई कार्यवाही नहीं हुई से। और आगे आपको बताएंगे कोलकाता में बीजेपी की रैली पर क्यों बरसी लाठी। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से तृणमूल और बीजेपी का टकराव सामने आया। ममता सरकार के मना करने के बाद भी आज सड़कों पर उतरी बीजेपी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ इस मार्च को चलो न बनना नाम दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष, मुकुल रॉय, तेजस्वी सूर्या समेत कई नेता इसमें शामिल हुए। न बनना राज्य सरकार का सचिवालय है। राज्य सरकार का कहना है कि सचिवालय सैनिटाइजेशन के लिए बंद किया गया था, इसलिए इस रैली की अनुमति नहीं थी। बावजूद उसके बीजेपी के कार्यकर्ता उतरे सड़कों पर। कहते हैं कि जहां चाह वहां राह, और इसकी ताज़ा मिसाल देखने को मिल रही है उत्तर कर्नाटक के कारवाड़ में। घने जंगलों और पहाड़ी की वजह से कुछ गांव ऐसे हैं जहां इंटरनेट नहीं पहुंच पा रहा। ऐसे में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अपने गांव से बाहर बीच के एक बस स्टैंड का रुख किया जहां नेटवर्क अच्छा है। देखिए ये रिपोर्ट। Myself Amisha Deepak Hardipur. I am from Devalmakki. I am studying in Government Pre-University College Karwar. अमीशा की ही तरह देवलमक्की पंचायत के गांवों के कॉलेज के छात्र गांव के बाहर इस बस स्टैंड पर जमा हुए हैं ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के, क्योंकि छात्रों के मुताबिक इन गांवों में इंटरनेट नहीं पहुंचा। Because of this COVID-19, online classes has been started to all the students. ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी पहले से शुरू हो चुके हैं। मैं गांव में पढ़ने वाली एक छात्र हूं। हमें नेटवर्क मिलता नहीं है तो हम क्या करें। कई जगहों पर हमें नेटवर्क तलाशने जाना पड़ता है, जहां मिलता है वहीं पढ़ते हैं। ये बस स्टैंड भी उन्हीं में से एक जगह है। To attend the classes. देवलमक्की पंचायत के 3 गांवों शिरवे, नागा और कोवे में इंटरनेट नहीं है। ये गांव बीजेपी नेता और सांसद अनंत कुमार हेगड़े की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जल्द ही परीक्षा शुरू होगी। ऐसे में इन छात्रों के सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं इसके सिवा कि जहां भी इन्हें इंटरनेट मिले उस जगह को पाठशाला मान लें। बेंगलुरु से निहाल किदवई, NDTV इंडिया। और इस खबर के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही।